आप सभी को नमस्कार। A1 IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। उस टॉपिक का रिलेशन आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन से। आपको मैं कई बार बताया भी हूँ ऑफलाइन क्लासेस में भी कि जहाँ हमारा मेंस एग्जामिनेशन की बात आती है तो वो इंडिया और बिहार का उससे रिलेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे मेंस के सिलेबस में वही है। तो बिना इधर उधर की बात किए मैं पॉइंट पे आता हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो भारत के वेजिटेशन से रिलेटेड है। हमारा जो टॉपिक है वो भारत तथा बिहार की प्राकृतिक वनस्पतियां, हम सीधी भाषा में कह सकते हैं फॉरेस्ट। प्राकृतिक वनस्पतियां, मैं बार बार आपको बताया हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को ध्यान में रखने के लिए, जिसे रटना ना हो, उसके लिए शब्दों को पकड़ना होता है, कीवर्ड्स। इस पूरे सेंटेंस में कीवर्ड्स जो हैं ये प्राकृतिक वनस्पतियां, नेचुरल वेजिटेशन। रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं है। तो कीवर्ड्स को पकड़ने के लिए नेचुरल वेजिटेशन, जैसे नेचुरल वेजिटेशन किसे कहेंगे? हम, आप, इंसान भी, गॉड जिसे हम भगवान कह रहे हैं उसके नेचुरल वेजिटेशन है। मतलब हम भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के हिसाब से डिसाइड होते हैं, हमारी बनावट, हमारी शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, इवन हमारे बालों का कर्ली होना, स्ट्रेट होना, ये भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के हिसाब से ही डिसाइड होता है। कहाँ आप पैदा हो रहे हैं उस हिसाब से, आपका कल्चर, आपका धर्म, ये भी उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं गवर्न होता है। हम वेजिटेशन पढ़ने जा रहे हैं, फ्लोरा। तो नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले जलवायु में कई कारक होते हैं, कई कारक हैं, एक नहीं कई सारे फैक्टर हैं जो नेचुरल वेजिटेशन या वन को प्रभावित करते हैं, वनों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, वनों की बनावट को प्रभावित करते हैं, उसकी जैव विविधता, जैव भार को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं कई होते हैं, बेसिकली दो मेजर हैं, दो बड़े बड़े कारक हैं। इन दो बड़े कारकों में पहला जो कारक है वो तापमान है, टेम्परेचर। पहला कारक टेम्परेचर है। दूसरा वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारकों में वर्षण, वर्षा की मात्रा, दूसरा ये प्रभावित कर देता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक ये समझ होनी चाहिए कि भारत में कहाँ कहाँ कितनी लगभग बारिश हो रही है, भारत में कहाँ बारिश कम होती है, भारत के इलाके, वो इलाके आपको हल्के फुल्के जानने चाहिए, हल्का फुल्का ही जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का का जो आपको ये पता हो कि भारत में किस एरिया, कौन सा एरिया रेन शेडो रीजन में आता है, तो हल्की बेसिक समझ हो तो इसे फिर रटना नहीं पड़े। तो प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला कारक एक तो तापमान, दूसरा प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला कारक वर्षा की मात्रा या प्रेसिपिटेशन, हम लिख, वर्षण हम लिखते हैं। पहले कारक की पहले बात करते हैं, टेम्परेचर। तापमान कैसे प्रभावित करता है? हमें पता है तापमान कोई हमें कोयले से नहीं मिलता, तापमान हमें मिलता है सनलाइट से। सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर तापमान का एक सोर्स है, एक प्राकृतिक सोर्स वही है। तो तापमान, जब कहीं तापमान ज्यादा होगा, टेम्परेचर जब कहीं ज्यादा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल रहूं, जिससे किसी भी भाषा के आप स्टूडेंट हो वो आप समझ पाए। और हम भी जानते हैं हिंदी मदर टंग है, इंग्लिश मौसी टंग है। तो हिंदी मदर टंग, अंग्रेजी मौसी टंग है। मौसी टंग मतलब ठीक है, हम माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मौसी से होते हैं लेकिन उतना नहीं। तो अंग्रेजी हमारी मौसी टंग है, तो उसी तरीके से ही यहाँ यूज़ किया जाएगा। हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, इंग्लिश उतना किया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाए, आप लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं हो। तो
तापमान जब ज्यादा हो, तापमान ज्यादा होने का मतलब ये है कि सनलाइट वहां ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा है, तभी तापमान ज्यादा। जब तापमान ज्यादा होगा बेटा तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा मतलब सनलाइट ज्यादा है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा है, रेट ज्यादा है उसका। प्रकाश संश्लेषण जब ज्यादा होता है तो फिर क्या क्या चीजें, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी फ्लोरा हो, उसमें उसमें जो वृक्ष होंगे, एक बार फिर से देखो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रहूंगा। हाँ, ये हो सकता है कोई एक भाषा यहाँ लिखी गई, दूसरी भाषा बोल दी गई। जैसे देखो, हार्डनेस, हार्डनेस अधिक होगी किसकी, वुड्स की। किसके वुड्स की, ट्रीज के। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है और वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी लकड़ी मिलेगी, कोई भी वृक्ष की लकड़ी, पेड़ की लकड़ी मिलेगी, उसकी कठोरता ज्यादा रहेगी। मतलब ज्यादा तापमान में उगने वाले पौधे वो ज्यादा हार्ड होंगे। और इसी के हिसाब से देखें, कम तापमान में उगने वाले पौधे क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। यहीं से समझना शुरू करना है। इसका मतलब केरल में उगने वाला पौधा, अंडमान निकोबार में उगने वाला पौधा, मेघालय और भारत के नॉर्थ ईस्ट में उगने वाला पौधा हार्ड होगा। फिर कम तापमान, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगने वाला पौधा सॉफ्ट होगा, हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वहां उगने वाला पौधा सॉफ्ट होगा। ये भी बात आपको समझनी है। फिर प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तो वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता ज्यादा। अगली बात, वृक्ष की लंबाई ये भी ज्यादा, वृक्षों की लंबाई भी ज्यादा। इसका मतलब फिर से वही समझना है, ज्यादा तापमान तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण तो इसका मतलब वृक्षों की लंबाई ज्यादा। फिर से वही बात, केरल, अंडमान निकोबार, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पौधों की लंबाई अधिक, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, जहाँ फोटोसिंथेसिस कम मतलब टेम्परेचर कम, वहां पौधों की लंबाई कम, मतलब जम्मू कश्मीर हिमाचल वाले छोटे पौधे मिलेंगे। तीसरी बात फिर से, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तो रंग गाढ़ा, तो वृक्षों की लकड़ियों का जो कलर है वो भी डार्क होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना वृक्ष, मतलब डार्क का मतलब ऐसे नहीं समझना है, कोई भी कलर की लकड़ी होगी डार्क होगी, रेड होगी तो एकदम रेडिश होगी, ग्रीन कलर की लकड़ी होगी तो एकदम ग्रीन होगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, वृक्षों की लकड़ियों का गाढ़ापन कम हो जाएगा, मतलब व्हाइट लकड़ियां होती जाएंगी। तो तापमान के हिसाब से वनस्पतियों का वनस्पतियों का नेचर, उनकी प्रकृति डिसाइड होती है, उनकी प्रकृति निर्धारित की जाती है। तो वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता अधिक होगी अगर जो तापमान अधिक होगा, वृक्षों की लंबाई अधिक होगी, वृक्षों की लकड़ियों का कलर वो डार्क होगा। और वनस्पतियों का विकास, वनस्पतियां इस तरीके से डेवलप होंगी। तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले डेवलप होगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन। कौन सा फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन, मतलब सबसे अधिक तापमान वाले क्षेत्र में विकसित होने वाली जो वनस्पति है वो कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय वन। उससे कम तापमान, टेम्परेट फॉरेस्ट, समशीतोष्ण वन।
उससे कम समशीतोष्ण वन, और कम फॉरेस्ट, और कम टेम्परेचर में अगर जो हम जाएं, फिर से कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, और कम टेम्परेचर वाले रीजन में जाएं, टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा वन, टुंड्रा वन। समझे? तो इसका मतलब जहां ज्यादा टेम्परेचर, जहां ज्यादा टेम्परेचर वहां ज्यादा लंबी लकड़ी, ज्यादा लंबा वृक्ष, ज्यादा कठोर हार्ड, और उसका कलर ज्यादा डार्क। इधर से अगर जो इस साइड हम जा रहे हैं तो तापमान में कमी आती है। सबसे अधिक तापमान, उससे कम तापमान में, उससे कम तापमान में, उससे। और वैसे भी तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ही अगर जो हम देखें बेटा, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। तो इक्वेटर पर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उससे नॉर्थ में जाने पर टेम्परेट फॉरेस्ट, और कम टेम्परेचर में जाने पर कोनीफेरस फॉरेस्ट, और कम टेम्परेचर में जाने पर टुंड्रा फॉरेस्ट। हम बेसिक बातें ये भी जानते हैं कि किसी हाइट पर अगर जो जाएं, जैसे हिमालय पर ही जा रहे हैं, हिमालय पर ही जा रहे हैं, किसी हाइट पर अगर जो जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में भी जब हम जाएंगे ऊंचाई पर, तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता है। और जब तापमान कम होता है तो उसी के हिसाब से हिमालय पर भी या किसी भी पर्वत पर वेजिटेशन का डेवलपमेंट होता है। जैसे सबसे कम ऊंचाई पर जो मिलेगा लगभग 900 मीटर, लगभग 1800 मीटर, लगभग 2500 मीटर, फिर लगभग 3200 मीटर के लगभग। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, और इसके साथ साथ तापमान कम होता है। और जब ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान कम होगा, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से फिर वेजिटेशन का डेवलपमेंट होगा। सबसे नीचे ट्रॉपिकल, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर फिर टेम्परेट, और ऊपर जाएंगे कोनीफेरस, और ऊपर जाएंगे टुंड्रा। इससे ऊपर जाएंगे कुछ नहीं मिलता। अब खुद सोचो, सिर्फ तापमान को आधार मानकर अगर जो हम वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, तापमान को आधार मानकर हम वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें कितनी चीजें मिली। हिमालय का वेजिटेशन अगर जो आपको पढ़ना हो तो हिमालय में सबसे नीचे ट्रॉपिकल मिलेगा, और जाने पर, ऊपर जाने पर इन दोनों का ट्रांजिशन मिलता है, बीच वाला जिसे हमने यहां लिखा है सब ट्रॉपिकल। ठीक है? और ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है तो फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, समशीतोष्ण, और ऊंचाई पर जाने पर कोनीफेरस फॉरेस्ट, और ऊंचाई पर जाने पर तुंद्रा फॉरेस्ट। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता हिमालय पर कम होगी, वृक्षों की लकड़ियों की लंबाई हिमालय पर कम होगी, वृक्षों की लकड़ियों का रंग का गाढ़ापन कम होगा, डार्कनेस कम होगा। यही तो सिंपल सी थियरी है। इसी के हिसाब से तो आपको क्लासिफाई करना होता है। मान लिया आपके मेंस में पूछ ले, डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हिमालय, है ना, इंक्लूडिंग बिहार पूछल्ला लगा देता है बिहार के लिए। तो अगर जो डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए हिमालय का वेजिटेशन, तो आप कैसे लिखोगे? आपको इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये सारे फिगर्स बना के आपको हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा कि भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन कौन से वेजिटेशन आते हैं, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन कौन से वेजिटेशन आते हैं। इसी तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट, हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला तापमान है, दूसरा क्या है? दूसरा वर्षा है। पहला तापमान, दूसरा वर्षा। तो अगर जो पहला तापमान, दूसरा वर्षा, तापमान की बात हमने की, तापमान का बेसिक बात हमने समझा, अब इसी पर उसे भी जोड़ना है। दूसरा वर्षा, प्रिसिपिटेशन, जिसे हम पीपीटी लिख दे रहे हैं, वर्षण।
वर्षण, ध्यान दो, वर्षण की मात्रा कम की जाए या ज्यादा की जाए, जाओ जैसे भी, ज्यादा कम जैसे भी करो, ज्यादा करोगे तो सब कुछ ज्यादा, जो जो आगे लिखेंगे, वर्षण की मात्रा ज्यादा की जाए। वर्षण की मात्रा जब ज्यादा की जाए तो ध्यान देना बेटा, जहां भी बारिश ज्यादा होती है वहां जयो भार, भारत नहीं, जयो भार, जयो भार अधिक होता है। अब ये जैव भार क्या होता है? जैव का मतलब फ्लोरा और फौना, वनस्पति और जीव जंतु, भार का मतलब संख्या। तो वनस्पति और जीव जंतुओं के नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना वो ज्यादा होगा। जब बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, मॉइस्चर होता है मौसम, तो इसलिए इनकी संख्या ज्यादा होती। फिर बेटा जैव विविधता भी ज्यादा होगी, ये भी ज्यादा होगा बारिश ज्यादा होने पर। जैव विविधता का मतलब जैसे यहाँ फ्लोरा और फौना, बायो का मतलब हो गया, विविधता का मतलब टाइप, टाइप ऑफ स्पीसीज, मतलब जीव जंतुओं की संख्या भी ज्यादा होगी पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चौड़ाई लंबाई में, और जीव जंतुओं के प्रकार भी ज्यादा होंगे बारिश ज्यादा होने पर। तो अगर जो बारिश के हिसाब से वनस्पतियों का क्लासिफिकेशन करना हो तो वेजिटेशन कुछ ऐसे मिलेगा। वनस्पतियां जहां सबसे अधिक बारिश हो रही है वहां मिल जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। अब किताब में जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें इसी सदाबहार वन को दो क्लासिफाई कर दिया गया होगा, वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे क्लासिफाई कर देता है किताबों में। फिर सदाबहार वन के बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वन या पर्णपाती वन, पर्णपाती पत्ते गिरा देने वाले पतझड़ वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये भी वेट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। वेट पहले होगा, कम बारिश वाले में ड्राई होगा। फिर और कम बारिश में जाओ, और कम बारिश हो तो सवाना वेजिटेशन, सवाना वेजिटेशन, और कम बारिश जब होगी तो समशीतोष्ण घास मिलेगी, घास मिलना शुरू होता है। और कम बारिश जब होगी तो डेजर्ट या जेरोफाइट, कटीली झाड़ियां। तो बारिश कम होने के हिसाब से भारत में वनस्पतियों का विकास कुछ ऐसे होगा। जैसे जैसे बारिश कम होगी वैसे वैसे वनस्पतियां कुछ इस टाइप से डेवलप होंगी, कुछ इस टाइप से डेवलप होंगी। इसका मतलब यहाँ सदाबहार वनों में यहाँ वृक्ष ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, इनके नंबर्स ज्यादा होंगे, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी, इनके प्रकार ज्यादा होंगे। यहां भी पेड़ ज्यादा होंगे लेकिन ये पतझड़ हैं, पेड़ होंगे पतझड़ होंगे, इनकी साइज इससे थोड़ी कम होगी। इनकी साइज मतलब इनका, इनकी लंबाई ज्यादा होगी, इनकी लंबाई थोड़ी कम होगी, और कम। ध्यान से देखना, अब सवाना वेजिटेशन का मतलब बारिश कम होने की तरफ हम जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वृक्ष भी मिलेंगे और घास भी मिलती है, मतलब पेड़ों के साथ घास भी मिलने लगेगी। देखो कम बारिश की तरफ हम जा रहे हैं, वृक्ष मिला खूब डेंसिटी वाला, खूब ज्यादा संख्या वाला, खूब ज्यादा प्रकार टाइप वाला। फिर उससे कम वृक्ष मिला लेकिन पतझड़, प्रकार कम हो गया, साइज कम हो गई, संख्या कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम हो गई, साथ साथ क्या मिलने लगी, घासें मिलने लगी। और कम बारिश, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला,
घास मिलना शुरू हो गया, और कम बारिश, कटीली झाड़ियां मिलनी शुरू हो गई। इसका मतलब इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन या वर्षण सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्र में, सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्र में आर्द्र सदाबहार वन, उससे कम बारिश वाले क्षेत्र में शुष्क सदाबहार वन। वेट का मतलब आर्द्र, ड्राई का मतलब शुष्क। उससे कम बारिश वाले क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन, उससे कम बारिश शुष्क पतझड़, उससे कम बारिश सवाना वनस्पतियां, उससे कम बारिश समशीतोष्ण घास के मैदान, उससे कम बारिश कटीली झाड़ियां। तो अगर जो इसे अप्लाई करना हो फिर इंडिया पे, या हमारे बिहार पे अप्लाई करना हो, या नॉर्दर्न इंडिया पे अप्लाई करना हो, उसमें बिहार इंक्लूड, तो आप कैसे करोगे? मैं इसे थोड़ा स्मॉल, इसका साइज स्मॉल करूंगा। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना होगा ले लिया होगा। ये पीडीएफ भी कोशिश करूंगा डलवा दिया जाए, है ना, कोशिश करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर जो हमें इसको इंडिया पर अप्लाई करना हो तो देखो कैसे, या पर अप्लाई करना हो। तो पहला, सबसे अधिक बारिश वाला रीजन, सबसे अधिक बारिश वाला रीजन ये पेनिनसुला वाला रीजन, ये पेनिनसुला। तो अंडमान निकोबार, इन सब रीजनों में, अंडमान निकोबार इन सब रीजनों में आपको वेट डेसिडुअस या ड्राई डेसिडुअस मिल जाएगा। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं, वेस्टर्न घाट माउंटेन में, पश्चिमी घाट पर्वत, ध्यान देना बेटा, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई, नॉर्थ, ध्यान देना मैं कुछ कह रहा हूं, ध्यान से एकदम सुनना। पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई, हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन, नॉर्थ से, हम ऐसे कहें साउथ से नॉर्थ में जाने पर कम होती है। फिर से मैं कह रहा हूं, वेस्टर्न घाट माउंटेन की हाइट साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो कम होती है। मैंने क्लासेस में पढ़ाया है कि वेस्टर्न घाट माउंटेन में नॉर्थ वाला पार्ट कम ऊंचा, साउथ वाला पार्ट ज्यादा ऊंचा है। तो जब ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ती है तो यहां से ऐसे एयर मास ऊपर की तरफ उठती है। तो जितना ज्यादा एयर मास ऊपर की तरफ उठेगी उतना ज्यादा बारिश करेगी। ये एक लिमिट तक होता है, ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर फिर बारिश नहीं होती। मतलब एक सीमा तक, एक लिमिट तक जब हवा ऊपर उठेगी तो बारिश करेगी। फिर उसके बाद फिर अगर जो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उठ रही है तो फिर वो बारिश में नमी नहीं रह जाती। तो वेस्टर्न घाट में जितनी ज्यादा ऊंचाई पर हवा ऊपर उठती है, समुद्र की हवाएं, उतनी ज्यादा बारिश होती है। इसका मतलब अगर जो इधर से इधर आ रहे हैं तो वेस्टर्न घाट माउंटेन में साउथ की तरफ आने पर प्रिसिपिटेशन अधिक होता है। मतलब सबसे अधिक प्रिसिपिटेशन केरल में, उससे कम प्रेसिपिटेशन कर्नाटक वाले कोस्टल में, उससे कम महाराष्ट्र वाले कोस्टल एरिया में, उससे कम यहां गुजरात वाले कोस्टल। तो अगर जो हम यहां वेस्टर्न घाट के वेजिटेशन को सेट करें, भारत के वेस्टर्न घाट के वेजिटेशन को सेट करें, वेस्टर्न घाट में कैसा कैसा वेजिटेशन होगा, तो फिर से देखो, जहां 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होगी वहां क्या मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेट। तो इस जगह पर कौन सा? वेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट। मतलब केरल और कर्नाटक वाला कोस्टल रीजन जो होगा वो क्या मिलेगा? वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस तरीके से फिर इसके नॉर्थ में जब जाएंगे तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ साथ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों मिक्स मिलते हैं। तो मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं? एवरग्रीन फॉरेस्ट सिर्फ लिख दे रहा हूं इसके थोड़ा सा नॉर्थ में। यही दोनों यहां मिलते हैं, वेस्टर्न घाट माउंटेन में यही दोनों मिलते हैं। इस वेस्टर्न घाट को, इस पश्चिमी घाट को बेटा आपको बताया गया होगा, इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत में उत्तर की तरफ
मैप में ऊपर की तरफ एवरग्रीन फॉरेस्ट को, जो उत्तर की तरफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहां कम बारिश होती है केरल की तुलना में, इसे ही शोला फॉरेस्ट कहते हैं। शोला वन मतलब, अगर इसे सह्याद्री बोले, पश्चिमी घाट पर्वत बोले, तो पश्चिमी घाट पर्वत में साउथ से नॉर्थ में जाने पर हाइट कम होती है, हाइट कम होती है तो बारिश कम होती है, बारिश कम होती है तो वेट एवरग्रीन से फॉरेस्ट का मिलना शुरू हो जाता है, किसकी तरफ, ड्राई एवरग्रीन की तरफ। और इसी नॉर्थ सह्याद्री में, उत्तरी सह्याद्री में ड्राई डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट को ही क्या बोल दिया जाता है, शोला फॉरेस्ट। अब इसी को अप्लाई करना हो, मान लेते हैं हिमालय में, भाई हिमालय का भी वेजिटेशन देख लें। हिमालय का वेजिटेशन, हिमालय के वेजिटेशन में ध्यान देना है। यहां मान लेते हैं सी पेज में कर दिया जाए, जिससे आप समझ पाओ। पेज बदलना ऐसा नहीं है कि मैं कंजूसी कर रहा हूं, पेज ना बदलने का पर्पज है कि आप समझ जाओ, इसको यहां अप्लाई कर लेना है। तो ये मान लेते हैं हिमालय वाला रीजन। ये हिमालय वाला रीजन, समझते हैं इसे। ठीक, देखो, हमने पहले तो समझा कि हिमालय में लगभग 900 मीटर की हाइट पर तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊंचाई बढ़ेगी तब टेम्परेचर कम होगा। तो हम हिमालय में देख रहे हैं 900 मीटर की हाइट पर ही देखेंगे, 900 मीटर की हाइट, 900 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे, ऊंचाई पर। लेकिन किधर से किधर देखेंगे, ईस्ट से वेस्ट हिमालय में देखेंगे, ईस्ट से वेस्ट हिमालय। अब हमें इतना पता है, हिमालय में ईस्टर्न पार्ट में जैसे जैसे हम आएंगे ज्यादा बारिश, वेस्टर्न की तरफ जाते जाते हिमालय में कम बारिश होती है, क्योंकि वो दूरी बढ़ती जाती है बे ऑफ बंगाल से, या तमाम रीजन है। ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा बारिश, मतलब इधर से इधर अगर जो हम जा रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन कम होगा। हिमालय में पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर प्रेसिपिटेशन कम होगा। अब जब पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर प्रेसिपिटेशन कम होगा तो एक बार देखना है, सबसे पूरब में, सबसे ईस्ट में हिमालय में जो वेजिटेशन मिलेगा, सबसे ईस्ट में देखो, सबसे ईस्ट में जो वेजिटेशन मिलेगा वो कौन होगा, वेट एवरग्रीन। उससे वेस्ट में ड्राई एवरग्रीन। ध्यान देना, मैं यहाँ 1 2 लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो पहला सबसे ईस्ट में पहला मिला वेट एवरग्रीन, उससे उससे वेस्ट में दूसरा मिला ड्राई एवरग्रीन, उससे वेस्ट में, ध्यान देना बेटा, अब हम बिहार पे पहुंच रहे हैं, देखो बिहार पे पहुंच रहे हैं, क्या मिला, वेट डेसिडुअस। तो हिमालय के पास बिहार में क्या मिलेगा, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये सारा वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। इंडिया में सबसे ज्यादा, अच्छा उसके बाद फिर चौथा फिर क्या मिलेगा, ड्राई डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस। इंडिया में सबसे अधिक किसी की डेंसिटी है तो इसी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की डेंसिटी सबसे अधिक, सबसे ज्यादा संख्या इसी की है, सबसे ज्यादा एरिया इसी का है, लगभग 41% के लगभग एरिया इसका है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का। आपसे अगर जो पूछा भी जाए पीटी टाइप के सवाल में कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया, तो सबसे अधिक है, पूरे फॉरेस्ट में सबसे अधिक एरिया ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। और वेस्ट में जाओगे फिर सवाना वेजिटेशन मिलेगा, सवाना वेजिटेशन मिलेगा पांचवा, मतलब घास के साथ पेड़ पौधे भी मिलेंगे। तो आपको भी पता है उत्तराखंड में घास मिलती है हिमालय के दून के मैदानों में, बुग्याल या प्यार कहते हैं। और वेस्ट में जाओगे तो नंबर 6, फिर यहाँ नंबर 6 ग्रास मिलेगा। तो फिर देखो कश्मीर में आपको मर्ग मिलेगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और वेस्ट में हिमालय में चले जाओगे तो डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात अभी आपने नहीं समझा, 900 मीटर की हाइट पर तो हमने देखा था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा,
और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसा होगा, तो इसी के आगे लगा लेना है वेट, इसी के लगा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, फिर ऐसे ही ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल सवाना, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं होगा, ये टेम्परेट ग्रासलैंड, ये डेजर्ट। ऐसे सिंपल सा सवाल भी पूछा जा सकता है, पूछा भी है, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा है कि कोई एक आदमी, ऐसे सोचो इस टाइप के स्टेटमेंट देके पूछा, कोई एक आदमी वेस्ट बंगाल से राजस्थान की तरफ सड़क मार्ग से यात्रा करता है, उसे कौन कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा। अगर जो पश्चिम बंगाल से राजस्थान की तरफ जा रहा है तो आपको यह भी समझना है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर, पश्चिम बंगाल से राजस्थान की तरफ जाने पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होती है तो इस टाइप की वेजिटेशन का विकास, इस टाइप के वनस्पतियों का विकास होता है। अब आपको यहां बस एक बात नहीं बताई गई, इसके पौधे कौन कौन से होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों मिल गया, ट्रॉपिकल और एवरग्रीन मिल गया, जहां ज्यादा तापमान हो फिर ज्यादा बारिश भी हो, ज्यादा तापमान ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ज्यादा बारिश एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ज्यादा तापमान ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके नाम क्या है तो आपको ये बताना है, जैसे महगनी, इबनी, आयरनवुड, रोजवुड, ग्रीन हार्ट, रबर, सिंकोना, ये सारे पौधे होंगे। ऐसे ही डिसिडुअस फॉरेस्ट में, डिसिडुअस फॉरेस्ट हमारे आसपास है, आम, इमली, महुआ, शीशम, साल, नीम, ये सब सवाना वेजिटेशन में दोनों का मिक्स मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड दुनिया में बहुत सारे हैं, तो इन सबों का आपको नाम देखना है, और एक बार इंडिया का ये वेजिटेशन ध्यान से देख लेना, जब भी लिखने के लिए आए आपको इसी तरीके से हेडिंग डाल के आपको कर लेना है। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।